हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन साइंस क्लास। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सीधे शब्दों में बोले तो रिप्रोडक्शन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो पढ़ने से पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्शन की। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो नए ऑर्गेनिजम्स का बनना किन से? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। बट अगेन यहाँ पे एक टर्म है, वो है कि द सेम स्पीसीज, यानी कि सेम स्पीसीज की ह्यूमंस आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमंस और डॉग आपस में रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, सिमिलरली डॉग्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी भी डॉग एंड कैट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, वैसे तो ओवरनाइट ओवर द ईयर्स साइंस ने बहुत सारी तरक्की कर ली है और हम लोग क्रॉस ब्रीड भी करते हैं। एनिमल्स के लिए वो कम्प्लीटली बैन है, बट प्लांट्स के लिए ये चलता है। बहुत सारे सक्सेसफुल भी हैं, जहाँ पर भी हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को आपस में रिप्रोड्यूस कराते हैं, और कुछ फेलियर्स भी होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। सो बैक टू आवर टॉपिक, हमें क्या पढ़ना है? सिंपली पढ़ना है कि क्या क्या टाइप्स है रिप्रोडक्शन के और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स पे आ जाते हैं। जो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो सिंगल पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दो सेक्स नीडेड होते हैं। इसमें एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, देन दो लोग अपने रिस्पेक्टिव गैमेट्स रिलीज करते हैं, फ्यूजन होता है, एंड देन बाद में चल के ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें सिंगल पेरेंट नीडेड होते हैं। सो सिंगल पेरेंट गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से कि पहला है फिशन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, फिर है रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो ये सारे मेथड है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन या फिर ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है। ठीक है, सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल कि फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है फिशन। फिशन अपोजिट है फ्यूजन का। फ्यूजन में क्या होता है? दो मिलकर एक बनाते हैं। ठीक है, वेरस फ्यूजन में क्या होता है? एक ब्रेक होकर दो बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो फिजन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। सी बाइनरी फिजन से समझ में आ रहा होगा, एक पार्ट जो दो में ब्रेक होता है, बाइनरी मतलब दो। ठीक है, ऐसा जो दो में ब्रेक होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन सबसे पहले हम देखेंगे किन किन में होता है। स्पेशली जितने भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है। एग्जाम्पल के लिए एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमैनिया हो गया, और अदर्स जो बैक्टीरियाज होते हैं उन सब में बाइनरी फिजन होता है। तो होता क्या है बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में क्या होता है? लेट्स से एग्जांपल लेते हैं एमीबा का। एमीबा जब खाना खाकर एकदम अपना जो मैक्सिमम साइज होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो हाईली डेंस हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। सो पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। सो वो न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके आजू बाजू का साइटोप्लाज्म होता है, वो उसके पास आके इकट्ठा हो जाता है और फर्दर साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है। ठीक है, एंड जब वो अलग होता है तो नोटिस करोगे कि दो न्यू ऑफस्प्रिंग को या फिर दो न्यू एमीबा को वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियस डेंस हुआ, बड़ा हुआ, डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, फिर साइटोप्लाज्म भी उसके साथ डिवाइड हो गए और फिर बनाए उन्होंने न्यू टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये तो था बाइनरी फिजन, जिसमें एक एमीबा दो डॉटर न्यूक्लियाई में या फिर दो डॉटर ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ। जब हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए लेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने कहाँ सुना है? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में जब उनका जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है या फिर ह्यूमिडिटी जो फैक्टर्स होते हैं,
जो फेवरेबल नहीं होते, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मिडियम के सराउंडिंग में सिस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब वो सिस्ट के अंदर में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे, देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और उसके आजू बाजू साइटोप्लाज्म बनते हैं, ठीक है। अगेन जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जब भी इनफ ह्यूमिडिटी होती है, इनफ टेम्परेचर होता है, तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाते हैं और ये जितने भी न्यू ऑफस्प्रिंग है वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी था। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा फिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्डिंग कैसे होता है। कि बर्डिंग क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड विच देन डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या है कि एनिमल्स जो बॉडी होती है या फिर प्लांट्स बॉडी, जनरली हम लोगों ने बर्डिंग जो चीज़ है वो प्लांट्स में देखा होगा, कैसे एक पत्ता होता है उसके ऊपर एक छोटे छोटे और पत्ते आ जाते हैं, फिर वो डिटैच होकर एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। लेकिन सिमिलर जो ये वाला जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो एनिमल्स में भी पाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन होती है जहाँ पे कि सेल बॉडी जो होती है बहुत डेंस हो जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा बर्ड आता है, फिर वो थोड़ा सा ग्रो करके अपने आप को डिटैच कर लेता है और एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग किन किन में होता है, एग्जाम्पल के लिए बर्डिंग होता है हाइड्रा में और ईस्ट में, ठीक है। तो ये था बर्डिंग। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। ये जो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो पर्टिकुलरली फंगस और लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनमें मिलते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिस डायग्राम में बनाया हुआ है कि एक स्पोरेंजियम होता है, इसे एक स्पोर केस समझ लो, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सुटेबल कंडीशन में ये जो होता है ये ब्रेक हो जाता है और ये सारे के सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं विच विल अगेन जर्मिनेट इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फंगस इज एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम फंगस में भी किस किस में स्पोर फॉर्मेशन होता है तो देखेंगे राइजोपस में और म्यूकर्स में, ठीक है। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट से, अगर सपोज करो कि इनकी एक उंगली कट गई तो वो उस उंगली से एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है या फिर नया बेबी बन जाता है, ठीक है। तो थैंकफुली ऐसा प्रोसेस ह्यूमंस में नहीं होता। ये अगेन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लो इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें होता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया प्लानेरिया और हाइड्रा, ठीक है। अगेन डेफिनेशन पे आएंगे तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। इनके बॉडी पार्ट्स से एक नई ऑफस्प्रिंग जो भी बॉडी पार्ट होता है उससे कम्प्लीटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्लानेरिया का एग्जांपल देखेंगे। सी प्लानेरिया किसी वजह से 3 पार्ट्स में कट हो गया है, तो उसके जो तीनों पार्ट्स हैं आगे चल करके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन। सी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद दोनों ही जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और दे गिव राइज टू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स किस में होता है, ये होता है स्पायरोगारा में। स्पायरोगारा एक एल्गी है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि मैम फ्यूजन में भी यही हुआ था कि एक पेरेंट जो ऑर्गेनिजम्स था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड दोनों फिर 2 कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गए। सिमिलरली फ्रैगमेंटेशन में भी वही हुआ। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, फ्यूजन में अमीबा की बात करें या फिर लेशमैनिया की बात करें या फिर बैक्टीरिया की बात करें, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इसीलिए फिशन कर रहे थे। जबकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, स्पायरोगारा की बात करें, तो ये अगेन इनके पास मल्टी सेल्स है और ये फ्रैगमेंट होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दोनों मैच्योर होने के बाद कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखना चाहूँगी कि ये जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड है, हमेशा हमें इनके एग्जाम्पल्स याद करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एग्ज़ाम में आए तो एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ाऊँ उससे पहले मैं समझाऊंगी कि समझाना चाहूँगी कि प्लांट्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है प्लांट्स का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को
रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर्स को छोड़ दिया जाए तो बचता है स्टेम, लीव्स और रूट्स। तो स्टेम, लीव्स और रूट्स जो है वो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अगर एक नया प्लांट्स उगाया जा सकता है या फिर नया प्लांट्स जर्मिनेट हो सकता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, कम टू द डेफिनेशन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, बी इट स्टेम, रूट और लीव्स, ठीक है, उनसे अगर न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेम्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हमने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कहीं जाते हैं, वहाँ से मनी प्लांट का पौधा तोड़ ले आते हैं। आप लोगों को पता नहीं, पर मैं तो अक्सर, मुझे मनी प्लांट दिखता है अगर और मेरे घर पे नहीं है तो मैं वहाँ से तोड़ लाती हूँ और उसको घर पे लाके एक बॉटल में थोड़े से मिट्टी डाल के लगा देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्टेम होता है। ठीक है, वो स्टेम से वापस एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है पोटैटो का। सो ये पता है हम लोगों को कि पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम जो ऑब्वियसली ज़मीन के नीचे लगता है। अगर आप पोटैटो उठा के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे आइज़ होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आइज़ होते हैं। वो आइज़ को हम लोग जब बो देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं, तो वो एक कंप्लीट न्यू पौधे में जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा रूट। अगर रूट का एग्जांपल लेंगे तो स्वीट पोटैटो हो या डहलिया हो, आई गेस दोनों ही कॉमन एग्जांपल है। डहलिया का फूल हमारे घरों में अक्सर पाया जाता है। तो डहलिया को अगर तुम खोद के देखोगे तो उसके नीचे कुछ ट्यूबस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको वापस से बो दिया जाएगा तो उसमें से एक और नया पौधा निकल आता है। सिमिलरली स्वीट पोटैटो के साथ भी वैसा ही होता है। ठीक है, और अगर हम लीव्स की बात करें तो ब्रायोफाइलम इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है कि ब्रायोफाइलम, आई गेस आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिजिटल बोर्ड में आप देख सकते हैं। तो ब्रायोफाइलम के जो एजेस होते हैं उसमें छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे बर्ड्स आना शुरू होते हैं। वो थोड़ा सा ग्रो होते हैं, उसके बाद अपने आप को डिटैच कर लेते हैं एंड देन वापस से एक नए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में या फिर न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सारे नेचुरली होते थे, यानी कि नेचर में अपने आप पाए जाते थे। ओवर द टाइम हमने स्टडी किया और डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, यानी कि ओवर द टाइम मैन ने भी डिस्कवर किए कुछ मेथड्स जिससे कि प्लांट्स को प्रोपोगेट करा जा सकता था या फिर रिप्रोड्यूस करा जा सकता था। ठीक है, तो क्या थे वो मेथड? वो थे मेथड कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं इनको आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड। अगेन बहुत सारे प्लांट्स बनाना एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट से बाय यूजिंग मैन मेड मेथड्स। और वैसे तो मैन मेड मेथड यही थे, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया और ग्राफ्टिंग हो गया। अगर हम समझे कि कटिंग क्या होता है, कटिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि हम लोग स्टेम को काटते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं एंड देन पानी वानी दिया, फिर उससे एक कंप्लीट नया पौधा निकल आता है बाहर। ठीक है, सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है रोज़ का। अक्सर हम लोग अपने घरों में रोज़ ऐसे ही लगाते हैं। हम लोग उसके स्टेम्स को काटते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, पानी वानी डाला और फिर एक नया पौधा जाता है। जो दूसरे एग्जांपल्स हैं, ड्रम स्टिक का अगर ले लो, शुगर केन को ले लो अगर, और वॉगनविला को ले लो, तो ये सारे कटिंग से ही उगाए जाते हैं। ठीक है, वॉगनविला आई गेस ऑर्नामेंटल प्लांट है। अक्सर देखा होगा स्कूल के जो गेट होते हैं उनकी बाउंड्रीज पे या फिर पार्क में बहुत सारे लगे रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में होता है कि ऑलरेडी एक पौधा उगा हुआ है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच को पकड़ के हम लोग ज़मीन के नीचे ला के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, पानी डालते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो स्टेम से रूट्स निकल आती है, रूट्स निकल के ज़मीन में फैल जाती है। ठीक है, जैसे ही रूट निकल आती है हम उसको कट कर देते, उस ब्रांच को कट कर देते हैं और वो एक कंप्लीट पौधे की तरह बन जाता है, काम करता है। ठीक है, तो वैसे एग्जांपल समझ लें, जैसे कि जैस्मिन का पौधा हो गया या लेमन हो गया, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज़ हो गया, गुआवा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे के सारे प्लांट्स को हम लोग लेयरिंग मेथड से भी प्रोपोगेट करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, थर्ड जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के। ठीक है, एक जो कि जिसमें रूट होते हैं वो ज़मीन से लगा रहता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। दूसरा, हम लोग सेम स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट से उस
कटिंग को लेके आते हैं, जो कि थोड़ा टिल्टेड कटिंग रहता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उन दोनों को हम लोग ऐसे कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके यहाँ पे बांध देते हैं, अच्छे से बांध के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पॉलीथीन से सील करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे, ठीक है। उसके बाद ओवर द टाइम क्या होता है, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। कंबाइन होने के बाद जो नया पौधा आता है, जो नया ऊपर जो लीव्स और ब्रांचेस आते हैं या फिर फ्रूट्स जो आते हैं, उनमें दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ग्राफ्टिंग मेथड है वो बहुत सारे फ्रूट्स को उगाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एप्पल हो गया, पीच हो गया, एप्रिकॉट हो गया और पियर हो गया, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आप लोगों को फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, मिलते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग से उनको इस तरीके से उगाया जाता है, ठीक है। ये तो था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स। लेट्स सी, बिकॉज दीज टू आर सिंपल, लेकिन हम लोगों को ये पढ़ना है कि ग्राफ्टिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेट्स सी इट। सो लेट्स सी कि क्या एडवांटेज है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के, या फिर सिंपल बोला जाए तो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग के, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इट हेल्प्स इन कंबाइनिंग ऑफ मोस्ट डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स। किसी भी दो प्लांट्स के सेम स्पीसीज के ऑब्वियसली सो किसी भी सेम स्पीसीज के दो प्लांट्स के डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को हम लोग एक ही प्लांट्स में ला सकते हैं बाय द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, ठीक है। हम लोग एक सेब की दो अलग अलग स्पीसीज के स्टेम्स काट के उसे ग्राफ्ट करके दोनों के जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं हम एक ही प्लांट में डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्राफ्टिंग का, ठीक है। दूसरा है यंग स्कैन कैन बी मेड टू फ्लावर और फ्रूट्स क्वाइट फास्ट। अगर कोई छोटा सा पौधा है जो कि हाईली मैच्योर नहीं है, अभी लगाया है, 2 साल या 1 साल ही पुराना है, तो हम ऐसे स्कैन को काट के एक जो ऑलरेडी मैच्योर स्टॉक है उसके साथ ग्राफ्ट करेंगे, तो जो प्लांट आता है उसमें अर्ली फ्रूटिंग्स या फिर अर्ली फ्लावरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग या फिर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। ऐसे बहुत सारे सीडलेस फ्रूट्स को भी बनाया गया ग्राफ्टिंग के मेथड को यूज़ करके, ठीक है। उसमें जो फ्रूट्स आते हैं उसमें सीड्स नहीं होते। नेक्स्ट नीड लेस अटेंशन। अगर ग्राफ्टिंग या फिर कटिंग या फिर लेयरिंग से जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि हमने पढ़ा लेयरिंग में वो ऑलरेडी अपने पेरेंट जो प्लांट होता है उसे अटैच होते हैं, तो वहाँ से न्यूट्रिशन उनको मिलता रहता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली ग्राफ्टिंग में भी ऑलरेडी स्टॉक ज़मीन से लगा रहता है, रूटेड होता है, उनकी रूट्स अंदर तक घुसे रहते हैं, मिनरल्स एंड वाटर अच्छे से मिल रहा होता है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्वियसली कंपेयर टू दी अदर प्लांट्स, ये इन पौधों को जो आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड होते हैं उन्हें कम अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। लास्ट, बाय लेयरिंग और कटिंग मेथड से, जो हम लोग लेयरिंग और कटिंग मेथड से जो प्लांट्स को लगाते हैं, सपोज करो हमने रोज़ का एक स्टेम निकाला और उसको लगाया, और उसमें बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि पेरेंट प्लांट में होती है। अगर वो रेड कलर का फ्लावर है, बहुत बड़ा फ्लावर आता है, उसमें कांटे नहीं हैं, तो अगर हम उसके स्टेम्स को लगाएंगे तो सिमिलरली उसमें भी रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे, बहुत बड़े आएंगे और कांटे नहीं होंगे। तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के, हम उन्हें रेप्लिकेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ लेयरिंग और कटिंग, ठीक है। तो ये था एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो आप सबको पता है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड कल्चर इज़ लाइक मीडियम होता है, सोल्यूशन होता है स्पेशली, जिसमें कि हम लोग मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स डाल के रेडी करते हैं, ठीक है। तो ओवर द टाइम साइंस ने ऑब्वियसली इतनी तरक्की कर लिया है कि हम लोग प्लांट्स के जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, ले लो मेरिस्टेम्स को ले लो, तो वो जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं हम उसको रिमूव करके कल्चर में डालते हैं, ठीक है। कल्चर में डालते हैं, उसके बाद हम लोग स्लोली ऑब्जर्व करते हैं 2-3 दिन के गैप में, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें रूट्स एंड शूट्स दोनों निकल आते हैं, ठीक है। बाद में आगे चलकर वो एक कंप्लीट न्यू प्लांट्स बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। डेफिनेशन अगर देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट सेल ले लो, रिमूव फ्रॉम अ ग्रोइंग टिप्स, मेरिस्टेम से ले लो, प्लांट इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम। सूटेबल ग्रोथ मीडियम में रखना होता है इज
कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब सूटेबल ग्रोथ मीडियम की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो कि वो लोग ऑब्वियसली नॉर्मली वो लोग ज़मीन के अंदर से या फिर सॉइल से लेते हैं। ठीक है, लेकिन टिश्यू कल्चर में क्या होता है, लैब के अंदर में प्लांट्स टिश्यू को आर्टिफिशियली ये चीज़ें अप्लाई की जाती है। प्लस हमने हार्मोन्स पढ़ा है ग्रोथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स में, हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे हार्मोन यूज़फुल होते हैं शूट और रूट इलॉन्गेशन में। तो वो सारे हार्मोन्स भी हम लोग आर्टिफिशियली प्लांट्स को देते हैं सो दैट उनमें रूट्स और शूट्स आ जाए। ठीक है, तो क्या मेथड होता है, सबसे पहले हम लोग रिमूव करते हैं प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट को, मेरिस्टेम्स को, उसको कल्चर में डालते हैं, उस कल्चर में जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फिर उसको रिमूव 3-4 दिन रखते हैं वहाँ पे, तो उसमें एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कि कैलस बोलते हैं। ठीक है, उस कैलस को हम लोग रिमूव करके दूसरे मीडियम में डालते हैं जहाँ पे कि रूट्स बनते हैं। ठीक है, रूट इलॉन्गेशन के लिए गिबरलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो गिबरलिन्स उसमें रूट इंड्यूस करते हैं। फिर उस कैलस को उठा के विथ रूट्स, उस कैलस को उठा के हम एक नए मीडियम में डालते हैं जहाँ पे कि शूट इलॉन्गेशंस होते हैं, यानी कि शूट बनता है। शूट किससे बनता था, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे बन चुके। ठीक है, आगे हम उसको नर्सरी में जाके अलग अलग गमलों में या फिर ज़मीन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं ऑब्वियस, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे है, बहुत ही छोटा सा लेवल है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। आप डहेलिया ले लो, ऑर्किड्स ले लो, कार्नेशंस ले लो, ये सारे फ्लावर्स को प्रोपोगेट करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमने कर लिया टिश्यू कल्चर, यानी कि टिश्यू से हमने प्लांट्स उगा लिए। लेट्स सी कि ऐसा करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, इसे क्यों लार्ज स्केल पे अपनाया जा रहा है इन नाउडेज सिनेरियो। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये फास्ट टेक्निक है। थोड़े से टाइम में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स उगा सकते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो ये फास्ट टेक्निक है, 1000 ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन फ्यू वीक्स। दूसरा जो एडवांटेज है वो है प्लांट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री, क्योंकि ये बाहर नहीं होते तो इनमें कोई बैक्टीरियाज अटैक नहीं करते, कोई मॉस्किटो, कोई इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते, तो इसीलिए ये लोग डिजीज़ फ्री भी होते हैं, क्योंकि लैब के अंदर वेल प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रो करे जाते हैं तो इनमें डिजीज़ भी नहीं होती। सेकेंड एडवांटेज है दीज प्लांट्स आर डिजीज़ फ्री। थर्ड है कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव वेदर और सीजन। क्या रहता है, जब हम लोग बाहर खेतों में या फिर फील्ड्स में जब प्लांट्स उगाते हैं तो हमें मौसम का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना पड़ता है, बारिश का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन लैब के अंदर हम लोग आर्टिफिशियली उनको वैसी सारी सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि प्लांट टिश्यूज़ अच्छे से ग्रो हो पाए। तो इससे ये फ़ायदा है कि ये साल भर किया जा सकता है इररिस्पेक्टिव वेदर और सीजन। ठीक है, और लास्ट जो एडवांटेज है वो ये है, किसी लैब के अंदर एक छोटी सी जगह पे लैब के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लिटिल स्पेस में, यानी कि थोड़े से स्पेस में बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ में लाया जा रहा है। ओके, तो हमने पढ़ लिया सारे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो बिल्कुल अपने जैसा ही न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। यस, एग्जैक्टली, वो अपने जैसा ही एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट में होती है वो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डॉटर सेल्स होते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि उनके बेबीज़ जो होते हैं उनमें एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग समझते हैं कैसे। सपोज करो ये सेल है, ये सेल, ये न्यूक्लियाई और ये है इनका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपी होती है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेट होके 2 बनते हैं, तो यहाँ पे 2 बना क्योंकि इसी से बना है तो एग्जैक्टली इसी के जैसा होता है। ठीक है, अब जब डीएनए बन गया तो डिवीज़न होता है, यानी कि एक डीएनए इसमें गया, एक डीएनए इसमें गया, फर्दर ये दोनों डिवाइड हुए। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि
एग्जैक्ट जैसा कि ये है वैसा ही यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है, वैसा ही यहाँ पे डिवाइड हुआ है और फर्दर यहाँ पे जो कि डॉटर सेल बने हैं जो कि एग्जैक्टली इसके जैसे ही है। दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं है। तो अक्सर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबीज़ होते हैं वो क्या पेरेंट्स की तरह ही होते हैं? यस, एग्जैक्टली उन्हीं की तरह होते हैं, बिल्कुल 2 कॉपी होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में होती है वही ऑफस्प्रिंग्स में भी होती है। ठीक है, रही बात जेनेटिक वेरिएशन की, तो वो रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअली होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जेनेटिक वेरिएशन आती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स से तो होता ही नहीं है। यहाँ पर चूंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसलिए जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एंड दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू बढ़ेगा इंडिया।